का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं आगे वाला चैप्टर हमारा जो रह गया था। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ तक समझने के लिए आपको पहले की 2 वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें सिलेबस को भी आपको समझना पड़ेगा और फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सेकंड समझ में आएगी। तो उन दोनों को देखें पहले जाके। अब आते हैं अपन, ये तीसरा पार्ट है अपनी वीडियो का, और इस पार्ट में अपन इसको क्या करेंगे, कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई कवर हो जाए यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर। चलिए देखिए, तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन, शिल्प मतलब क्या था कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमारे तैयार होने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए काम में आती थी, तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पर किया जाता था। साथ में कुछ घर को सजाने के लिए वस्तुओं को, इन सारा का उपयोग शिल्प कार्य में किया जाता है। तो शिल्प में भैया क्या क्या बनाते थे, मन के बनाते थे। मन के यानी कि अपने मन के नहीं, मन के यानी कि मोती। मन के शंख जो होता था उसकी कटाई करना, धातु कर्म यानी धातु की वस्तुओं को बनाना, मोहर निर्माण यानी पैसे जो होते हैं ना, सिक्के, वो मोहरों का निर्माण करना, मोहर निर्माण बनाना, और बांट बनाना। बांट क्या होता है, तोलने के लिए, जो मेजरमेंट के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसको बांट बनाना आदि सारी सामग्री शिल्प उत्पादन में यहाँ पे की जाती थी। अच्छा, उपयोग किस किस का किया जाता था, तो जैसे इसमें किया जाता था पत्थर, तांबे की धातु का, कांसे का उपयोग किया जाता था, और सोने जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। शंख का भी उपयोग किया जाता, फॉयंस और पकी मिट्टी, मतलब पहले कच्ची होती थी उसको बाद में पका लेते थे, तो इस तरह की मिट्टी का आदि का उपयोग भी किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थी मेन मुख्य बातें। इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी इस तरह की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के बर्तन बनाए जाते थे, और बर्तनों पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत शानदार डिज़ाइन बनाई जाती थी। ये सारी चीज़ें अलग अलग तकनीकों से बनाई जाती थी। बहुत सारी चीज़ें सेल खड़ी से ज़्यादातर चीज़ें बताते थे। ये लोग क्या करते थे कि सेल खड़ी से सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाते थे। भाई क्यों? क्योंकि ये मुलायम पत्थर होता था, आसानी से बन जाता था, और इसके मन के वगैरह सारी चीज़ें मतलब आसानी से तैयार हो जाया करती थी, इसलिए सेल खड़ी का ज़्यादातर उन्होंने उपयोग किया है। साथ ही यहाँ पे अपन मूर्ति देख लेते हैं। ये क्या है भाई, राजकुमारी की मूर्ति है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस तरह से वो सजना वगैरह करते थे, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मूर्ति है। इसके बाद उत्पादन केंद्रों की पहचान। उत्पादन केंद्र मतलब कि जो शिल्प कार्य के लिए उत्पादन करते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे उत्पादन केंद्र थे। इनकी पहचान कैसे की गई है कि वहाँ के माल यानी जो सामान उत्पादन के उपयोग में किया जाता था, माल, कूड़ा करकट आदि से वहाँ की पहचान इनने की है। चलिए, तो यहाँ से कुछ बर्तन भी मिले हैं, कुछ इस तरह के बर्तन अपन देखें। और यहाँ पे तो ना तांबे व कांसे के, किसके बर्तन है, तांबे और कांसे के बर्तन है। किसके हैं भाई, तांबे के और कांसे के बर्तन है। चलिए, अब माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो माल ही मतलब माल क्या होता है कि कोई भी उत्पादन करते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। ऐसा सामान जिसका उपयोग किसी वस्तु बनाने में किया जाता है उसको माल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जैसे कि माल में क्या किया जाएगा, जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन कुछ पत्थर, लकड़ी, धातु आदि क्या होते थे कि बाहर से मंगाने पड़ते थे। मिट्टी तो घर पर ही मिल जाती थी, बाहर जाओ मिट्टी सब जगह मिट्टी ना, तो मिट्टी तो कहीं पे भी मिल जाती थी, लेकिन जो पत्थर, लकड़ी और धातु ये क्या होती थी, बाहर से मंगवाई जाती थी। और बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान लोगों के लिए स्थल द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। मतलब कि उस टाइम पे कोई भी चीज़ लाई जाती थी वो बैलगाड़ियों द्वारा लाई जाती थी। बैलगाड़ियाँ क्या होती थी, ऐसी गाड़ियाँ जिनमें इंजन नहीं होते थे, क्या होते थे, बैल लगे होते थे। अभी भी हम देखते होंगे कि आजकल भी हमें बैलगाड़ी देखने को मिल जाती है, जिसमें क्या लगे रहते हैं, बैल लगे रहते हैं। आजकल तो इंसान गाड़ी भी देखने को मिली है। देखा है कि एक मजदूर घर जा रहा था लौट कर महाराष्ट्र से, तो उसने बैल की जगह खुद को ही जोत लिया। तो ऐसा टाइम आ गया है आज बहुत। तो आगे चलते हैं आगे कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। उपमहाद्वीप यानी कि भारत के अलावा भी अन्य देशों से माल मंगवाया जाता था। जैसे कि अब अफ़गानिस्तान, याद रखो भैया, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। क्या मंगाया जाता था, नीले रंग का पत्थर, यानी नीले रंग की मड़ी पत्थर नहीं होता था, बहुत अच्छा मतलब जड़ने के लिए उपयोग किया जाता था। तो नीले रंग का पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, ये हमें याद रखना है ना। और
क्या अपन ने याद रखना, कर्निलियस है ना, कर्निलियन है ना। तो और सैलकड़ी जो पत्थर होता था वो कहाँ से बनाया जाता था, वो मंगाया जाता था दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, ठीक है। और धातु यानी कि धातु वगैरह कहाँ से मंगाई जाती थी, तो राजस्थान से ये मंगाई जाती थी। चलिए अब सबसे पहले राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे के लिए देखो भाई, तांबे की खान सबसे बड़ी खान अगर कहाँ है, राजस्थान के खेतड़ी में ही है। तो खेतड़ी अंचल से क्या मंगाया जाता था, तांबे मंगाया जाता था। और दक्षिण भारत से गोल्ड, कोल्डार गोल्ड फील्ड सुना होगा ना तुमने, KGF जो फिल्म बनी हुई है दक्षिण भारत में ना, तो दक्षिण भारत में ही है सोने की खदान है। तो वहाँ से सोना मंगाया जाता था, उस समय भी वहाँ से ही मंगाया जाता था, यानी कि सोना वहीं पे ज़्यादातर निकलता है और वहीं से दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। चलिए आगे आते हैं और चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, तांबे की वस्तुएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या थी उस टाइम की सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन ही सभ्यता थी। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता यानी तांबे की वस्तुओं का ज़्यादातर उपयोग किया जाता था। अच्छा अपन देख लेते हैं कि देखो ये है अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पास के देशों के बारे में बताया इनने कि हड़प्पा का ये तो लोथल हड़प्पा का ही था, सुतको डोर ये भी हड़प्पा का ही था। अब इसके पास में यहाँ पे इन देशों से क्या करते थे, व्यापार वगैरह करते थे। ये मेसोपोटामिया है ना, ये पश्चिम एशिया मिस्र की सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता किसके का समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। और यहीं पे अपन को मिलते हैं क्या, यहाँ पे अपन को मिलते हैं मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ से सूर्य टेम्पल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो नगर थे, ये सारे नगर व्यापार किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के से। और इसका कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी मोहरें कहाँ पे मिलती हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलती हैं। अब मोहरें कहाँ से आई होंगी कि ये यहाँ के कुछ व्यापारी हड़प्पा में आए होंगे, तो वहाँ से मोहरें उनके पास यहाँ पे रह गई होंगी। चलिए और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी नए नए डिज़ाइन की। चलिए देख लेते हैं मोहरों के बारे में। अब ये मोहर अपन देखें, ये बेलनाकार मोहर है, बेलन के आकार जैसे गिलास रहता है ना उसकी जैसी मोहर है। और ये उसका दिया है पूरा फोटो है ना, मतलब पूरा मोहर को एकदम सीधा अगर अपन करें, जैसे गिलास हो, गिलास को अपन सीधा कर दें तो इस तरह की मोहर इसमें देखेगी। तो यहाँ पे ये मोहर कहाँ की है, ये मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया की एक विशेष बेलनाकार आकार की मोहर, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर ये सांड देखोगे ना, ये बैल जैसा है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो बना कुबड़दार वृषभ जो है वो सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वृषभ का जो चित्र है ना, वो उधर तो मिलते नहीं थे वृषभ रेगिस्तान में ज़्यादा, तो वो उनका कहना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया होगा। चलिए और भी मोहरें मिलती हैं उस टाइम की। देखो फारस की खाड़ी की मोहर, कैसी मोहर है, ये गोल मोहर क्या है, ये फारस की खाड़ी की मोहर है ना। इस तरह की ये फारस की खाड़ी की मोहर मिली है। और ये नाव वाली मोहर, ठीक ना, तो ये नाव वाली मोहर भी अपन क्या मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या है, हाँ आगे चलते हैं। मोहरों के अलावा मोहरों का, अच्छा ये क्या भाई, ये देखिए ये क्या है, क्या भैया ये क्या है, एक सूचना पटल है प्राचीन काल का। ये सूचना लिख रही है भाई, कुछ ना कुछ लिख रहा है। अब आप समझ लो, इसको तो वैज्ञानिक भी नहीं पढ़ पाए, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। जो भी है कुछ मुझे तो भी समझ में नहीं आ रहा, और आज तक वैज्ञानिक भी इसको पढ़ने में सफल नहीं रहे हैं। तो चलिए अपन भी नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं ना। तो मोहरें, लिपि और बाँट। अच्छा मोहर मतलब कि सील, जो इस तरह की जैसा भी अभी मार्कशीट वगैरह पर लगाते हैं, उस टाइम पे भी इस तरह की मोहरें और सील वगैरह चलती थी राजा महाराजाओं की जान पहचान के लिए। तो इस तरह की मोहर या बना लेते थे, और वो ये मिट्टी पे लगाई गई मोहर है। मतलब ये मोहर नहीं, ये मिट्टी पे लगाई गई मोहर है। मतलब किसी भी ऐसे लोहे की चीज़ में बना लेते थे और किसी भी मिट्टी वगैरह किसी पर भी लगा देते थे, ठीक ना। तो मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मोहरों की छाप दिखती है, तो देखो कितनी मोहरों की छाप दिख रही है। एक मोहर ये है और एक मोहर ये है, कितनी हो गई, 2 है। लिपि मैंने कहा ना रहस्यमय लिपि थी। मतलब क्या था कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है इस लिपि को। लेकिन अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई इस लिपि में है ना, मतलब लगभग उन्हें कितने मिले, चिन्ह मिले हैं कि एक सबसे लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें उनको 26 चिन्ह मिले हैं। 26 तरह के चिन्ह बन रहे थे वहाँ पर।
ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका। सबसे ज़्यादा चीज़ हमें क्या पढ़ना है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय है जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी। मतलब कि ऐसा नहीं था कि वर्णमाला के रूप में हो, एक स्वर को दर्शाता हो, एक व्यंजन को दर्शाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि लगभग 375 से 400 के बीच में क्या कह रहे हैं कि इन चिन्हों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे जो चिन्ह थे इसकी पूरी लिपि में लगभग 375 से 400 के लगभग यहाँ पे थे। और सबसे मेन चीज़ जो हमें याद रखना वो याद रखना कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है ना। तो इसको अपन को याद रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर याद रखना। अब ये कहाँ पे मिली हैं ये लिखावटें? तो मोहरों पे लिखी हुई मिली हैं, तांबे के औजारों पर, मर्तबानों के अंबट पर, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, छोटी छोटी पट्टी स्लेट टाइप की उन पर खुदा हुआ है, आभूषणों पर, है ना। तो ये अस्थि छड़े आदि पर ये चीज़ें हमें क्या बनते हैं, ये निशान हमें बने हुए मिलते हैं। बाँट तो उस टाइम पे तोलने के लिए उपयोग किए जाते थे, ठीक ना। और बहुत सारे यहाँ पे निचले मानदंड थे जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि हुआ करते थे ना। और 12,800 तक थे, हाँ। तो इस तरह की चीज़ों का वहाँ पर उपयोग किया जाता था तोलने के लिए। और तराजू जो होते थे वो धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। मतलब कि जो तराजू हुआ करते थे ना दोनों, पहले आते थे तराजू हाथ से तोलने वाले, जंजीरें लगी रहती थी उनमें, तो उस तरह के तराजू वहाँ पे चलते थे धातु वाले। प्राचीन सत्ता मतलब कि राजा महाराजाओं के बारे में देख रहे हैं। वहाँ पर राजा महाराजा और सभी लोग किस प्रकार के होते थे। तो ये चित्र आप फोटो यहाँ पे देख रहे हो, कुछ इस तरह से राजा महाराजा उस टाइम पे पोशाक पहनते हुए। ये किसका चित्र है? एक पुरोहित राजा का, मतलब उस टाइम के राजा महाराजा का ये चित्र है। और राजा महाराज कुछ इस तरह से रहा करते होंगे उस टाइम पर। तो ये उनका चित्र दिया है, इसको अपन आसानी से अच्छे से देख लें। चलिए और चलते हैं आगे। तो यहाँ पे उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली है ना। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है और इसको पुरोहित राजा के नाम की उनने संज्ञा दी है। चलिए अब आते हैं आगे कि ये क्या कह रहे हैं कि कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। मतलब शासक तो थे समान, मतलब राजा महाराजा तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजाओं के पास में ज़्यादा पैसा हो, आम जनता के पास में कम पैसा हो, ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहे हैं कि सभी क्या थे, लगभग समान थे। और दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानता हो। मतलब समझो क्या कह रहे हैं कि कुछ तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग राजा थे, मोहनजोदड़ो का अलग होगा, हड़प्पा का अलग होगा, चंदोड़ो का अलग होगा, सुतकाडेडोर का अलग होगा, कालीबंगा का अलग होगा। और कुछ कह रहा है भाई सबका एक ही राजा था, है ना। तो इस तरह के विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। तो अपन को अच्छे से याद रखना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी बहुत सारे राजा थे और कुछ विद्वान कहते हैं कि एक राजा था। मेन चीज़ सभ्यता का अंत, भाई सभ्यता कैसे ख़त्म हुई। तो बहुत सारे अलग अलग विद्वान यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें बताते हैं। क्या कहते हैं? कोई कहते हैं कि बारिश से हो गया होगा, कोई कहते हैं कि बाढ़ से आया होगा, कोई कह रहा है भाई जलवायु परिवर्तन से हुआ होगा। तो अपन देख लेते हैं क्या कहते हैं। चाहिए क्या क्या व्याख्या दे रहे हैं कि इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या जलमार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित था। इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, वनों की कटाई भी हो सकता है, अत्यधिक बाढ़ भी हो सकती है, नदियों का सूख जाना भी हो सकता है, मार्ग भी नदियों का मार्ग बदल लेना, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो नदियाँ मार्ग बदल लेती हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता में ये फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये अपन ने देख लिया। तो इस तरह से अपन ने देखा पूरा संपना। और एक थ्योरी ये भी है कि भाई मोहनजोदड़ो पर किसी ने आक्रमण भी किया होगा और उससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। खासकर आर्यों का आक्रमण, वो मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण से सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा उनका मानना। चलिए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
दी है। और इस तरह से अपना हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो थोड़ा सा और देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की भाई खोज कैसे हुई, मतलब ये पता कैसे चला। तो ऐसी एक कहानी है कि यहाँ पे भाई एक ईंटों वालों ने जो ईंटें बनाते थे वो खुदाई करते थे, और उनने क्या करा कि जब वो ईंटें बना रहे थे उनने देखा कि यहाँ से तो बनी बनाई ईंटें पहले से ही निकल रही है, तो उन्होंने खुदाई करते करते बहुत सारी ईंटों को तो निकाल के बेच ही दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों के टाइम पे उनको पता चला, किसको पता चला भाई, डायरेक्टर जनरल कनिंघम, ठीक ना, जो क्या थे अंग्रेज़ों के टाइम पे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या थे, प्रमुख थे। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, तो उन्होंने यहाँ से क्या करा, उन्होंने यहाँ से खुदाई करवाई, किसके साथ में मिलकर, दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, 1921 और 22 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक ना। तो क्या कहते हैं कि एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कहना, क्या कह रहा है कि एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, और उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय स्थान का प्रारंभ गंगा घाटी में पड़ने से पहले शहरों के साथ हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो मोहर थी इस तरह की, ये हड़प्पा सभ्यता की मोहर थी, ये किसी ने दी, किसको भाई, कनिंघम को। अब कनिंघम और भारत के प्राचीन वैज्ञानिक क्या मानते थे कि भाई भारत का जो उदय हुआ है ना वो गंगा के मैदानों से हुआ है। गंगा के मैदान यानी कि कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों से हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार इन राज्यों से हुआ। लेकिन जब उनने मोहर देखी तो उनने भी यही लगा दिया भाई इन्हीं राज्यों की कहीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मोहर थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ही हुआ था, और इसकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए, और उन्होंने ऐसा छोड़ दिया उसको, और उनको थोड़ा सा मतलब हड़प्पा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पाया और वो चूक गए। फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद में आए दयाराम साहनी ना। कौन, क्या दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरों को खोज निकाला, ठीक है, हड़प्पा में मोहरों को खोज निकाला, और फिर उनने क्या करा कि बहुत ज़्यादा इनकी खोज की, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखना है, राखलदास बनर्जी, तो दोनों को याद रखना है, कौन, दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी, और सन याद रखना 1921 और 1922। चलिए ना, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की, खोज की। बहुत सारी तकनीकों से इन्होंने क्या करा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। चलिए आगे देख लेते हैं, इन तकनीकों ज़्यादा नहीं हो। अब क्या कह रहा है कि अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, मतलब कि इस सभ्यता को उन्होंने प्राचीन काल से जोड़ने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों से सभ्यता को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ने के प्रयास भी इन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। लेकिन व्याख्या की समस्या, मतलब जोड़ने में उन्हें क्या आई, बहुत सारी व्याख्या का उन्हें समस्या करना पड़ा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक होती थी। भाई ऐसा मात्र सत्तात्मक मतलब क्या, तो भाई घर परिवार को चलाने मतलब किसकी चलती थी, मम्मी की चलती थी कुल मिलाकर, ठीक है। ऐसा क्यों पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं वो ज़्यादातर क्या वो प्राप्त होती हैं, महिलाओं की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ वहाँ से अपन को प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो सत्ता होती थी वो मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। और ये एक मोहर भी मिली है, टूटी मोहर है, पशुपतिनाथ की मोहर है। यहाँ पे ये पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, यानी कि उस टाइम पे भगवान पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती होगी। पशुपतिनाथ यानी कि शिव, ठीक है, भगवान शिव की भी उस टाइम पे पूजा की जाती होगी ना। तो इस तरह के बहुत सारे ये रत्न भी है, इस तरह का ये
पत्थरों पे बने हुए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या भाई, ये है एक बैलगाड़ी जो उस टाइम की हमें बहुत सारी बड़ी जानकारी देती है कि भाई मनुष्य अपने परिवहन के रूप में किसका उपयोग करता था, बैलगाड़ी का उपयोग किया करता होगा, और वो कुछ इस तरह की हुआ करती होगी। ठीक है, तो ये सारा अपन को याद रखना है। साथ में अपन को याद भी रखना है कुछ चीज़ें क्या, कि जैसे हमारा 80,000 साल पहले क्या चलता था, मध्यपुरा पाषाण। ठीक है, उसके बाद में 35,000 साल पहले हमारा क्या चलता था, उच्चपुरा पाषाण। उसके बाद 12,000 साल पहले हमारा क्या चलता था, मध्य पाषाण। फिर 10,000 साल पहले क्या चलता था, नव पाषाण। 6,000 साल पहले क्या चलता था, ताम्र पाषाण ना, यानी सिंधु घाटी सब। और 2600 ईसा पूर्व से हमारी आती है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर 1000 ईसा पूर्व से अपन ने आरंभिक लौह युग और महापाषाण का समाधान पढ़ेंगे। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक आरंभिक ऐतिहासिक काल हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या रखना है, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, प्रमुख विकास को दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमें क्या रखना है, याद रखना है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, ये उस टाइम का सब है, मतलब कि किसी व्यक्ति को दफनाया गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। अब देखिए जब वो दफनाते थे ना, तो दफनाने के टाइम क्या करते थे, देखो इसके पास में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। ये मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इन बर्तनों में खाने पीने के लिए, खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ में क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। खाने पीने की और भी चीज़ों को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या किया जाता था कि जो सब उगा करते थे उनके साथ में बहुत सारी चीज़ों को दफना दिए जाते थे। चलिए, अब यहाँ तक अपन ने इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, ठीक ना, और उसके बाद आएंगे हम चैप्टर 2 पर। चलिए, तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में, और क्वेश्चन आंसरों को याद करने का, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।